नमस्कार, मैं शोभा पवार आज जिस पाठ को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ, उस पाठ का नाम है बाल गोविंद भगत। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। लेखक ने इस पाठ को हमारे समक्ष एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। ये रेखा चित्र होता क्या है? रेखा चित्र हिंदी साहित्य गद्य की एक विधा है। हिंदी साहित्य गद्य की अनेकों विधाएं होती है, आपको पता है। आप नाटक तो पढ़ते ही हैं। एकांकी वन एक्ट प्ले भी आपको पता है। उपन्यास, जीवनी, निबंध, लघु कथा, आत्मकथा, संस्मरण, वैसे ही रेखा चित्र होता है। यह रेखा चित्र है क्या? इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, दृश्य आदि का संक्षिप्त अंकन किया जाता है, शॉर्ट में बताया जाता है। और ये व्यक्ति प्राय ऐसे होते हैं जिनसे लेखक बहुत प्रभावित होता है। तो इस पाठ में लेखक किससे प्रभावित है? इस पाठ में लेखक बाल गोविंद भगत से बहुत प्रभावित है। और इस पाठ में गांव के जीवन का सजीव चित्रण किया गया है। यही है रेखा चित्र। तो चलिए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। लेखक परिचय। जब हम किसी भी पाठ को पढ़ते हैं तो लेखक के विषय में जानना अनिवार्य होता है। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की चारित्रिक विशेषताएं, गांव के जीवन का सजीव चित्रण, सामाजिक रूढ़ियों पर कटाक्ष, पाठ का सारांश। सारांश जिसे समरी कहते हैं। हर पाठ किसी न किसी उद्देश्य से ही लिखा जाता है। तो इस पाठ का उद्देश्य क्या है और यह पाठ हमें क्या संदेश देता है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। लेखक परिचय। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान यानी उनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय है। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेख का व्यापक प्रतिष्ठा मिलती है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पतितों के देश में जो उपन्यास है, चिता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्ति रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, जंजीरें और दीवारें संस्मरण है। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युगानुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। बाल गोविंद भगत की चारित्रिक विशेषताएं। बाल गोविंद भगत पाठ का मुख्य पात्र है। गृहस्थ होते हुए भी बाल गोविंद भगत साधु थे, क्योंकि उन्होंने जीवन में सत्य को अपनाया था। उनके मन में स्वार्थ नहीं था, अपितु त्याग की भावना थी। उनका कभी किसी से विवाद नहीं हुआ था। लोभ की भावना उनमें तनिक भी नहीं थी। वे कबीर को अपने जीवन का आदर्श मानते थे तथा आडंबर व पुरानी मान्यताओं में परिवर्तन चाहते थे। बाल गोविंद भगत कबीर को अपना साहिब इसलिए मानते थे क्योंकि कबीर ने सामाजिक व अन्य धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडों का विरोध किया था। कबीर की उच्च मानसिकता, उनके आदर्शों ने भगत के मन को झकझोर दिया था। कबीर की तरह सादा जीवन एवं उच्च विचार को आत्मसात करने वाले भगत जी के लिए कबीर उनके साहब थे। भगत एक बहुत अच्छे गायक भी थे तथा संतोषी स्वभाव के व्यक्ति थे। वे सच्चे समाज सुधारक एवं रूढ़िवादी परंपराओं के विरोधी थे। उन्होंने अपनी विधवा पुत्र वधू का विवाह करके एक नया परिवर्तन लाया। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की चारित्रिक विशेषताएं। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू बहुत ही सुभग, सुशील और घर की कुशल प्रबंधिका थी। बहुत ही सरल स्वभाव की स्त्री थी। वह घर की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करती थी। उसके मन में अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान एवं सेवा का भाव था। पति की मृत्यु के पश्चात वह बाल गोविंद भगत के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती थी। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू में एक आदर्श पुत्र वधू की झलक भी मिलती है, क्योंकि वह भावात्मक रूप से अपने परिवार से जुड़ी हुई थी। उसे अपने पति के साथ साथ अपने ससुर की भी चिंता थी, इसीलिए वह उनके साथ रहकर उनकी देखभाल करना चाहती थी।
आधुनिक समय में इस प्रकार का व्यक्तित्व कम ही देखने को मिलता है, परंतु फिर भी इस प्रकार का आदर्श आज भी प्रासंगिक। गांव के जीवन का सजीव चित्रण। बाल गोविंद भगत एक अनूठी रचना है। गांव के जनजीवन को लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने बड़ी सुंदरता से इस कहानी में उकेरा है। आषाढ़ के रिमझिम में जब समूचा गांव हल बैल लेकर खेतों में निकल पड़ता और बच्चे भी जब खेतों में उछल कूद कर रहे होते, उसी समय सबके कानों में एक मधुर संगीत लहरी सुनाई देती। उनके कंठ से निकला संगीत का एक एक शब्द सभी को मोहित कर देता। तब पता चलता कि बाल गोविंद भगत कीचड़ में लिथड़े हुए अपने खेतों में धान के पौधों की रोपनी कर रहे हैं। काम और संगीत की ऐसी संयुक्त साधना मिलना बहुत मुश्किल होता है। भादों की आधी रात में भी दादुरो, दादुरो यहाँ पर मेढक को कहा गया है, मेढक की टटर से भी ऊपर बाल गोविंद भगत का संगीत सुनाई पड़ता है। जब सारा संसार निस्तब्धता से सोया रहता है, तब बाल गोविंद भगत का संगीत सभी को जगा देता है। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां, प्रभाती किसे कहते हैं? सुबह गाए जाने वाले गीतों को। कार्तिक में बाल गोविंद भगत की प्रभातियां अर्थात प्रातः काल में गाया जाने वाला गीत आरंभ हो जाता था। माघ महीने में दांत, माघ महीना ठंडा का मौसम होता है, माघ में दांत किटकिटाने वाली मोर में भी उनकी अंगुलियां खंजड़ी, खंजड़ी किसे कहते हैं? डफली के ढंग को। डफली जो एक वाद्य यंत्र है, परंतु आकार में वो छोटा होता है, आकार में छोटे से वाद्य यंत्र को डफली अर्थात खंजड़ी कहते हैं। पर चलना आरंभ कर देती थी और गाते गाते वह इतने जोश में आ जाते थे कि उनके मस्तक पर श्रम बिंदु चमक पड़ते हैं। गर्मियों की उमस भरी शाम में अपनी मित्र मंडली के साथ बैठकर संगीत में इस प्रकार लीन हो जाते थे कि उनका तन मन उन पर हावी हो जाता था और वो गाना गाते गाते नृत्य करने लगते। इतना सुंदर दृश्य गांव का संगीत के साथ राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने दर्शाया। सामाजिक रूढ़ियों पर कटाक्ष। बाल गोविंद भगत पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर कटाक्ष अर्थात प्रहार किया गया है। जिस समय भगत के पुत्र की मृत्यु हुई, उस समय किसी स्त्री द्वारा अपने पति का अंतिम संस्कार स्वयं करना बहुत बड़ी बात थी। बाल गोविंद भगत ने समाज की चिंता किए बगैर अपनी पुत्र वधू से ही अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करवाया। बाल गोविंद भगत ने अपने पुत्र की मृत्यु के पश्चात अपनी पुत्र वधू का दूसरा विवाह करने का आदेश भी दे दिया। जब उनके पुत्र की मृत्यु हुई तो ना वो रोए ना ही शोक मनाए, क्योंकि वे कबीरपंथी विचारधारा के व्यक्ति थे और कबीरदास जी के अनुसार हमारा यह शरीर नश्वर है। तो चलते हैं बाल गोविंद भगत पाठ के सारांश की ओर। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से राम वृक्ष बेनीपुरी ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा और बाहरी दिखावे से कोई सन्यासी नहीं बन जाता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत के इसी आधार पर लेखक ने उन्हें सन्यासी कहा है। इस पाठ के माध्यम से सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार किया गया है, साथ ही साथ हमें ग्रामीण जीवन की झांकी भी दिखाई गई है। बाल गोविंद भगत कबीरपंथी के एक गृहस्थ संत थे। उनकी उम्र 60 से ऊपर नहीं थी। बाल पके हुए थे, कपड़े के नाम पर सिर्फ एक लंगोटी पहनते थे। सर्दी के मौसम में काली कंबली अर्थात कंबल ओढ़ लेते थे। राम नामी चंदन और गले में एक तुलसी की माला पहनते थे। उनके घर में एक बेटा और एक बहू थे। वे खेतीहर गृहस्थ थे। झूठ, छल, प्रपंच से वे दूर रहते थे। दो टुक बातें करते, कबीर को अपना आदर्श मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते। अनाज उत्पन्न होने पर वह कबीरपंथी मठ में ले जाकर दे देते और वहां से जो भी अनाज मिलता उसी से अपना गुजर बसर करते थे। उनका गायन सुनने के लिए गांव वाले इकट्ठे हो जाते थे। धान के रोपनी के समय में उनके गीत सुनकर बच्चे झूमने लगते। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते थे। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में और तेजी से चलने लगती थी। कार्तिक, भादो, सर्दी, गर्मी, हर मौसम में बाल गोविंद सभी को अपने गायन से शीतल कर देते थे। बाल गोविंद भक्त आदमी थे। उनकी भक्ति साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखने को मिला जिस दिन उनका एकमात्र प्यारा पुत्र मर गया। वे रुदन अर्थात रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते थे। उनका मानना था कि आत्मा परमात्मा से मिल गई है। आज एक बिछड़ी हुई प्रेमिका अपने प्रेमी अर्थात
परमात्मा से जा मिली है। वे आगे एक समाज सुधारक के रूप में सामने आते हैं। अपनी पुत्र वधू द्वारा अपने बेटे को मुखाग्नि दिलाते हैं। मुखाग्नि का अर्थ होता है अंतिम संस्कार। श्राद्ध कर्म के बाद बहू के भाई को बुलाकर उसकी दूसरी शादी करने को कहते हैं। बहू के बहुत मिन्नतें करने पर भी वे अटल रहते हैं। इस प्रकार वे विधवा विवाह के समर्थक भी हैं। बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी उनके व्यक्तित्व के अनुसार बड़े शांत तरीके से हुई। करीब 3 कोस चलकर वे गंगा स्नान करने को गए और वहां साधु सन्यासियों की संगत में जमे रहे। उन्हें स्नान की अपेक्षा साधु सन्यासियों की संगत बहुत अच्छी लगती थी। वहां से लौटते समय उन्हें बुखार हो गया। इस पर भी उन्होंने अपना नित्य नियम दोनों समय का गीत, स्नान, ध्यान और खेती बाड़ी देखना इत्यादि नहीं छोड़ा। लोगों ने नियमों में ढील देने को कहा तो वह हंसकर टालते रहे और शाम को भी गीत गाते रहे, किंतु उस दिन उनके गीतों में वह बात नहीं थी। अगले दिन भोर में भगत का गीत सुनाई नहीं दिया। लोगों ने जब जाकर देखा तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी, वह स्वर्ग सिधार चुके थे। बाल गोविंद भगत पाठ का उद्देश्य। इस पाठ के माध्यम से लेखक लोगों को पाखंडी साधुओं से सचेत कराना चाहते हैं। वास्तविक साधु वही होते हैं जो समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और समाज को पुरानी सड़ी गली परंपराओं से मुक्त कराते हैं। कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर यह दिखाई देता है कि बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। वे भिक्षा मांगकर खाने पर भी भरोसा नहीं करते थे। बाल गोविंद भगत पाठ का संदेश। बाल गोविंद भगत पाठ में सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया गया। जैसे बाल गोविंद भगत जी ने अपने बेटे को मुखाग्नि अर्थात अंतिम संस्कार अपनी बहू से दिलवाई और अपने बेटे की मृत्यु पर दुखी होने के बजाय खुश हुए और अपनी बहू को पुनर्विवाह करने के लिए कह दिया। इस पाठ में साधु की पारंपरिक छवि से एक अलग छवि प्रस्तुत की गई।